आइए भारत के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। आप जानते हैं, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें क्रम पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। और दोस्तों, 2011 की जनगणना भी हुई है। अब जो करंट आंकड़े आएंगे उनके अनुसार जनसंख्या प्रतिशतता भारत में बढ़ गई होगी। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो याद रखिएगा, भारत की जो मुख्य भूमि है इसका विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और ये विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दोस्तों, कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है इसको याद करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 भारतीय राज्य पश्चिम से अगर जो हम पूर्व की ओर चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं दोस्तों जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, याद रखिएगा। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य टाइम जिसको जीएमटी कहा जाता है, इसमें कितने का अंतर है? तो दोस्तों, इसमें कुल 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच। अगर हम भारत के दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, दक्षिणी पॉइंट के बारे में बता दें कि जो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये सुनामी में डूब गया था। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था लेकिन बाद में इसको इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल रहा है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु ये दोस्तों गौहर मोता सरक्रीक गुजरात में और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथी अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से नहीं लगती है, तो उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर दिए जाते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। याद रखिएगा कि मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। भूटान की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। दोस्तों, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य ये पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं।
चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन हैं? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये चीन की सीमा को स्पर्श करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। दोस्तों, डूरंड रेखा से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होता है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण करता है। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। दोस्तों, सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत का कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है? ये है सिक्किम। इसकी सीमा दोस्तों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। त्रिपुरा राज्य, देखिए त्रिपुरा, ये तीनपुरा या त्रिपुरा लिखा गया है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी उसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक तरफ ये भारत से लगा हुआ है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सीमा बनाने वाले जो देश हैं उनमें बांग्लादेश सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना भूखंड का भाग था। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है वो कोरोमंडल तट है, ये पूर्वी तट है। कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसको सैडल पीक कहा जाता है, ये कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या याद रखिएगा 222 यानी 222 है। और दोस्तों, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी ज्वेल ऑफ माइन कहा गया है। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में। देखिए दोस्तों, संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है और हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किन प्लेटों की टक्कर से? तो याद रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है और भौमिकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का, ये सबसे प्राचीन भूभाग है। हिमालय की ओर चलते हैं दोस्तों। लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो महान यानी बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, दूसरा है लघु अथवा मध्य हिमालय, तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो ये हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजन किया जाता है अध्ययन की दृष्टि से। पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अक्साई चिन, ये जो है दोस्तों लद्दाख पठार का भाग है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली एक रेजिड्यूल यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आइए देखते हैं प्रमुख पठारों के बारे में। देखिए दोस्तों, तिब्बत का पठार ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। समुद्र तल से औसतन इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है और सबसे बड़ा यानी 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है तिब्बत का पठार। और यहीं पर दोस्तों पामीर का पठार स्थित है, जिसको पर्वतों की गांठ या दुनिया की छत कहा जाता है। तो ये समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंचा पठार है।
दक्कन का पठार तो भारत का सबसे बड़ा पठार है। मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में इसका विस्तार है और विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तेलंगाना पठार, आंध्र प्रदेश में इसको तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार के नाम से दक्कन के पठार को जाना जाता है। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार तो ये दक्कन के पठार का जो पूर्वोत्तर विस्तार है उसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं। ये 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक विस्तारित महाद्वीपीय पठार है। इसके अलावा मेघालय पठार मेघालय राज्य में अवस्थित दक्कन पठार का भाग है दोस्तों। और देखिए, एक है दंडकारण्य पठार, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी पर बैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी भाग को मलकानगिरी पठार के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किन राज्यों में है? तो याद रखिएगा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार अवस्थित है। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणियां हैं? तो ये सतपुड़ा श्रेणियां दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य हैं। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन के पठार का ही भाग हैं। देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वतमाला है। इसके अलावा कार्डामम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या 29,028 फीट है, ये नेपाल में स्थित है। दोस्तों, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर 1984 में चढ़ने में सफलता पाई थी। और संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल का है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन आस्टिन, ये 8,611 मीटर है और केटू गाडविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नंदा चोटी कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड का भाग है और गुरु शिखर पर्वत, ये चोटी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है और ये भारत का प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थल है। तो याद रखिएगा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। दोस्तों, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर का उदाहरण है। आइए कुछ पहाड़ी दर्रों और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख, मुलिंगला, नीति, माना, ये दर्रे उत्तराखंड में हैं। तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला, नीति दर्रा और माना उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा नाथुला दर्रा बार बार पूछा गया है, नाथुला दर्रा और जेलेपला आपके सिक्किम में है। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में और बुमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। भोर घाट दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में और पाल घाट केरल में स्थित प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य दोस्तों कौन सा पठार स्थित है? तो याद रखिएगा, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य तो ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई देखा जाए तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है और गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो किस राज्य का तट सबसे लंबा है या तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की।
और दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, याद रखिएगा। ये भारत की जब स्थिति अवस्थिति से संबंधित, जब आप भारत के बारे में सामान्य परिचय जानते हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और देखिए बैरन द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। और लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में है, जो कि एक प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा कोरी निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। सर क्रीक विवाद, दोस्तों सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। देखिए झुमरी तलैया, ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर या कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को उसके उपजाऊ धरातलीय बेसिन के कारण कहा जाता है। देखिए दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की कई सारी कंपनियाँ और महत्वपूर्ण उद्योग विकसित है। बंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान है। और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य, सबसे पहले राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों पहले मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अगला है दोस्तों भारत का 30% क्षेत्रफल 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समाहित है। राजस्थान का मरु क्षेत्र यानी मरुस्थली क्षेत्र जिसको थार कहते हैं, ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, जहां पर जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में दोस्तों देखिए 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। तो ये देखिए 7 बहनों के नाम या 7 सिस्टर स्टेट, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। देश में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 75 जिले हैं। आइए राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। आप जानते भी होंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की पटना, झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ओडिशा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती है और गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। इसी तरह कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, सिक्किम की गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मेघालय की शिलांग है। इसके अलावा मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला है। देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले आपको एक तथ्य बता दें, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख की राजधानी लेह है, अंडमान और निकोबार द्वीप दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा या अब इसकी राजधानी दमन कर दिया गया है।
चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली और लक्षद्वीप की कवारत्ती है। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपने जान लिया है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप। देखिए, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप मिलाकर एक स्टेट बन गया है। इसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निवास करती है और थारू जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित जनजातियों में संथाल, भील, कोल, चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, उरांव, मुंडा हैं। ये दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित हैं। आइए भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं उनमें थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, नीति और कोय हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, खरवार और महिगीर। ओडिशा में कोल, बोंडा, संथाल, जुआंग, खरिया, हो, ओरांव, गोंड और खोंड जनजातियां। झारखंड में मुंडा, संथाल, हो, ओरांव, बिरहोर, असुर, कोरबा, भूमिज और गोंड जनजातियां। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें कोल, मुंडा, गोंड, भील, बैगा, असुर, मुरिया, बंजारा और लंबाड़ी जनजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम में लिम्बू या यावयुंग और लेप्चा जनजातियां। असम में कार्बी, डफला, मिकिर, लुसाई, डिमारा और नागा जनजाति। हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, कनूरा और लाहौली जनजातियां पाई जाती हैं। बिहार में संथाल और पश्चिम बंगाल में दोस्तों संथाल जनजाति, भूमिज, लोधा इसके दार्जिलिंग क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मेघालय में आप जानते हैं विभिन्न पहाड़ियों के नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर ये इन पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियाँ हैं। केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। गुजरात में डाफर, भील और कोली जनजातियों का निवास है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखते हैं डफला, आपतानी, मिसमी, मोम्बा, सिंगफो और मिनियोंग जनजाति। महाराष्ट्र में गोंड, भील, कोली और बारली। छत्तीसगढ़ में गोंड, भील और मुरिया जनजाति और तमिलनाडु में टोडा, कोटा और कोरगा जनजातियां निवास करती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लंबाडा, चेंचू और गदवा जनजाति। नागालैंड में अंगामी, मिकिर, नबूड और नागा जनजातियाँ। राजस्थान में देखिए भील, सहरिया, मीणा, बंजारा, कोली, सांसी और गरासिया जनजातियाँ ये राजस्थान में पाई जाती हैं। केरल में मोपला, काडर, डरुला और पनियान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए याद रखिएगा ओंगे, जारवा और सैम्पेन ये जनजातियां दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाखी और बकरवाल और मणिपुर में कुकी, मैठी या मैटी जनजाति। मिजोरम में मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी, लाखर और पाओ जनजातियों का निवास है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह में मनाती है और भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है। झूमिंग यानी झूम कल्टीवेशन एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली बंगाली है और उसके बाद तेलुगु भाषा है। अब आइए जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालयी नदियां हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में जानते हैं। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण हैं। इस प्रकार की नदियों में सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 यानी 25 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री, हिमानी, गोमुख से होता है।
भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और पश्चिमी बंगाल फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और गंगा अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन और रामगंगा हैं। दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम आप जानते हैं गोमत ताल, जिसको कि फुलहर झील भी कहा जाता है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है और ये गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद के स्थित बंदरपूंछ से होता है और प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में केन, बेतवा, चंबल आदि हैं। भारत में चंबल और सोन नदियां अध्यारोपित नदी का उदाहरण हैं। दोस्तों, सोन नदी गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी है और गंगा की सहायक सोन उत्तर वाहिनी नदी है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा दक्षिण में उनके मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं, जबकि ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरीज का निर्माण करती है। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप ये कावेरी नदी द्वारा निर्मित हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मीठी नदी महाराष्ट्र में है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों, कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें अरुणा प्रमुख है। ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसी कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, राजघाट नदी परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, राजघाट नदी परियोजना। भारत की चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। आइए जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे और सोकोवा घाट दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर और कुरनूल आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित नगर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। पटना दोस्तों गंगा नदी के किनारे। हैदराबाद ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर आप जानते हैं झेलम नदी के तट पर स्थित है। कोटा चंबल नदी और पंढरपुर ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। बरेली रामगंगा नदी के तट पर है। भुवनेश्वर ये महानदी के तट पर और ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। कटक महानदी के तट पर ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों अयोध्या सरयू नदी यानी घाघरा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे और डिब्रूगढ़ असम का शहर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और संभलपुर महानदी के तट पर स्थित है। आगरा की अवस्थिति आप जानते हैं गंगा की सहायक यमुना नदी के किनारे है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है।
बद्रीनाथ अलकनंदा नदी और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे और इलाहाबाद यानी प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों के तट पर स्थित है। दोस्तों दिल्ली तो ये यमुना नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर। फिरोजपुर पाक पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। और हरिद्वार ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और आप जानते हैं हरिद्वार में ही दोस्तों गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से हटकर उतरकर मैदान में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत हमने भारत के भूगोल के पहले भाग को कवर किया है और ये प्रश्न कम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।